विराट वन अमरवन की गहराइयों में जहाँ पेड़ आकाश से बातें करते थे और नदियाँ प्राचीन गीत गुनगुनाती थीं, एक छोटी सी झोपड़ी थी। इसका नाम था हरिपनिले। यहाँ रहता था नीरज, एक युवा वैद्य, जिसके हाथों में पत्तियों और जड़ों की भाषा बोलने की कला थी। उसका चेहरा शांत, आंखें गहरे हरे रंग की, जैसे छायादार पत्तियां, और उसके सुनहरे बाल धूप की किरणों से मिलते जुलते थे। उसके साथ थी एक विचित्र जीव, जिसे सब पर्ण कहते थे, एक लोमड़ी जैसा प्राणी, पर उसकी खाल पर बदलते रंगों के फूल उगते रहते थे और उसकी पूंछ एक जीवित लता की तरह लहराती थी। उस दिन सुबह की हवा में चमेली और तुलसी की मिली-जुली खुशबू थी। नीरज अपने छोटे से बगीचे में काम कर रहा था, जहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियां, चिरायता जो घाव भरती थी, संजीवनी जो प्राण वापसी लाती थी, और रतन जोत जिसकी चमक रात को उजाला करती थी, पनपती थी। उसकी उंगलियां कोमलता से पौधों को छू रही थीं और वे प्रसन्न होकर हिल उठते थे, जैसे उनका स्पर्श पाकर खिल उठे हों। पण नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वह जीव उसके पैरों से सट गया, आज तेज पत्ते को देख, कितनी ताजगी है। लगता है कल की बारिश ने सबकी प्यास बुझा दी। पण ने एक मधुर सी ध्वनि की। उसकी फूलों वाली खाल पर गुलाबी और सुनहरे रंग चमक उठे। तभी दूर से घोड़ों के खुरों की आवाज और धातु के टकराने की झंझनाहट सुनाई दी। नीरज का माथा चढ़ गया। अमरवन के निवासी शांति प्रिय थे। घोड़े और हाथियां यहाँ दुर्लभ थे। वहां झोंपड़ी के द्वार के ओर बढ़ा एक दस्ता, कुल 5 सवार, झोंपड़ी के सामने रुके। उनके कवच पर महाराजा वज्रसेन का प्रतीक, एक क्रूर चील जो सूरज को नोच रही थी, खुदा हुआ था। सबसे आगे एक महिला थी, कप्तान माया। उसके चेहरे पर एक निशान था, जैसे किसी ने जलती लकड़ी से दाग दिया हो, और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। तू ही है नीरज वनौषधि वाला? माया की आवाज कर्कश थी, बिना किसी लाग लपट के। हाँ, मैं ही हूँ नीरज, उसने शांति से उत्तर दिया। हालांकि उसके भीतर एक अशांति उठी। क्या सेवा कर सकता हूँ? माया ने अपने घोड़े से उतरकर नीरज को एक तह किया और पर्चा थमाया। यह महाराजा वज्रसेन की मुहर लगी एक आज्ञा पत्र था। महाराजा की प्रिय पुत्री, राजकुमारी लावण्या, माया ने कहा। उसकी आवाज में जरा सी भी भाव नहीं था। एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है। राजवेद निराश है। तू जो वनस्पतियों की भाषा जानता है, तुरंत राजधानी स्वर्णगढ़ चलेगा और उसका उपचार करेगा। नीरज का दिल थक रह गया। उसने कभी अमरवन की सीमा नहीं लांघी थी। उसका संसार यही, इन्हीं पेड़ों, इन्हीं जड़ी बूटियों और सरल वनस्पतियों के बीच था। स्वर्णगढ़, वह विशाल शोरगुल से भरा पत्थरों का शहर, वहां की हवा में जड़ी बूटियों की मधुर खुशबू नहीं, बल्कि धूल और पसीने की दुर्गंध होगी। कप्तान माया, नीरज ने विनम्रता से कहा, मैं एक साधारण वनवेद हूँ। राजकुमारी के जैसे गंभीर रोग का उपचार शायद मेरी क्षमता से परे है। यह आदेश है, विकल्प नहीं। माया ने उसकी बात काट दी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तू अपनी वनस्पतियों की जादू शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। महाराजा को यही सूचना मिली थी। तू अभी चलेगा, कोई विलंब नहीं। उसके पीछे खड़े सैनिकों ने अपनी तलवारों की मुठों पर हाथ रख दिया। एक ठंडी लहर नीरज की रीढ़ से गुजरी। उसे पता था कि नहीं कहने का अर्थ क्या होगा। उसने पर्ण की ओर देखा, जो अब गर्जना कर रहा था। उसकी खाल पर रंग गहरे नीले और बैंगनी हो गए थे, भय और क्रोध का संकेत। ठीक है, नीरज ने आत्मसमर्पण भरे स्वर में कहा। मुझे अपनी औषधियां तैयार करने दीजिए और पर्ण को साथ ले जाना होगा। वह मेरा सहायक है। माया ने पर्ण को एक घृणा भरी नजर से देखा। उस विचित्र जानवर को, ठीक है, लेकिन जल्दी कर, हम सूर्यास्त से पहले निकलेंगे। नीरज झोंपड़ी के भीतर गया। उसका दिल भारी था। उसने अपने सबसे कीमती उपचारकों, चिरायता, संजीवनी, रतनजोत, नीम की पत्तियों का और एक छोटी सी क्रिस्टल की शीशी में रखा अश्वगंधा का अर्क को रख लिया और मजबूती से एक कपड़े की थैली में भर लिया। उसने अपने पिता का दिया हुआ एक तांबे का कड़ा भी पहना,
जिस पर जटिल वनस्पति अंकन थे। पण उसके पैरों में लिपट गया और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। डर मत मित्र, नीरज ने उसे सहलाते हुए कहा। हमें जाना होगा, शायद यही हमारी नियति है। सूरज जब पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे डूबने लगा, तो नीरज और पर्ण, माया और उसके सैनिकों के साथ अमरवर की घनी हरियाली को पीछे छोड़ते हुए पथरीले रास्ते पर चल पड़े। पीछे मुड़कर देखने पर नीरज को लगा जैसे वन उसे विदाई दे रहा हो। पत्तियों की सरसराहट में एक उदासी छिपी थी। उसने अपनी थैली को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों में अभी भी मिट्टी की गंध थी। यात्रा कठिन थी। अमरवन की कोमल पगडंडियां जल्द ही खुरदरे पथरीले रास्तों में बदल गईं, जो मरुधरा नामक विशाल रेगिस्तान की ओर जाती थी। हवा में जड़ी बूटियों की मधुर सुगंध की जगह धूल और सूखेपन की गंध ने ले ली। सूरज निर्मम था। जमीन से गर्मी की लहरें उठ रही थीं। सैनिक क्रूर और चुपचाप थे। माया नीरज पर हर समय नजर रखती थी, जैसे वह कोई बंदी हो। पण जो आमतौर पर उछलता कूदता रहता था, अब नीरज की छाती से चिपका रहता था। उसकी खाल का रंग फीका पड़ गया था, जिसे धूप ने उसकी चमक छीन ली हो। तीसरे दिन जब वे एक सूखी नदी के पथ के किनारे विश्राम कर रहे थे, तो नीरज ने पास के एक पत्थर पर एक विचित्र निशान देखा। 3 जिड़े हुए पत्तों का चिन्ह, जिसे किसी ने जादू से उकेरा हो। यह चिन्ह उसे परिचित लगा, पर याद नहीं आ रहा था। रात हुई। सैनिकों ने आग जलाई। नीरज ने कुछ सूखी झाड़ियां इकट्ठी की। जैसे ही उसने आग को छुआ, एक विचित्र घटना हुई। लपटें हरे रंग की हो गई और उनमें से मधुर धरती जैसी गंध फैलने लगी। सैनिक हैरान होकर पीछे हट गए। माया की आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या जादू है? एक सैनिक ने गुर्राया। कोई जादू नहीं, नीरज ने शांतिपूर्वक कहा। उसने देखा कि झाड़ियां असल में अग्निशाखा थी, एक दुर्लभ पौधा जो आग में जलने पर सुगंधित धुआं छोड़ता है। यह सिर्फ वनस्पति है, वन की देन। वनस्पति? माया ने शक की निगाहों से देखा। या कोई छल? सावधान रहो वैद, तुम्हारी हर हरकत पर नजर है। नीरज ने सिर हिलाया। उसकी शक्तियां छल नहीं थीं। वे प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध का परिणाम थी, जिसे वह पूरी तरह समझता भी नहीं था। उस रात जब सब सो रहे थे, नीरज को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वह जाग गया। चांदनी में दूर एक पहाड़ी पर उसे एक विशालकाय सील ऊँट दिखाई दिया, जैसे कोई पत्थरों से बना विशाल प्राणी। फिर वह गायब हो गया। पर्ण भी जाग गया और वह कांप रहा था। अगले दिन रास्ता और दुर्गम हो गया। वे एक संकरे पहाड़ी दर्रे में प्रवेश कर गए। हवा में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। पक्षियों का कलरव भी बंद हो गया। तभी एक गहरी गर्जना हवा में गूंजी। जमीन कांप उठी। क्या था वह? एक सैनिक चिल्लाया, घबराकर अपनी तलवार खींचते हुए। माया ने हाथ के इशारे से सबको चुप रहने को कहा। उसकी आंखें सतर्क थीं। शायद भूस्खलन। आगे बढ़ो, जल्दी करो। लेकिन बहुत दूर दर्रों के ऊपर से विशाल पत्थर गिरने लगे। सैनिक चीखने लगे। घोड़े घबरा गए। नीरज ने पर्ण को कसकर पकड़ लिया। तभी दर्रे के दोनों ओर से अजीबोगरीब आकृति प्रकट हुई। वे मानव जैसे थे, लेकिन उनकी त्वचा पेड़ की छाल की तरह खुरदरी थी। उनके बाल जड़ों जैसे लटक रहे थे। उनकी आंखें हरे पत्थरों जैसी चमक रही थीं। उनके हाथों में नुकीले पत्थरों से बने भाले थे। वनगर्द, माया चिल्लाई। उसकी आवाज में पहली बार डर झलका। वे अमरवन के प्रहरी हैं। हमला! ये वृक्ष मानव थे, अपनी प्राचीन आत्माएं जो वन की रक्षा करती थीं। उन्होंने हमला बोल दी। उनकी गति धीमी लेकिन भारी थी। उनके भाले पत्थरों को चीरते हुए आगे बढ़े। सैनिकों की तलवारें उनकी कठोर त्वचा पर टकराकर चिंगारियां बिखेर रही थीं, लेकिन उन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंच पा रही थी। एक विशाल वनगर्द ने सीधे नीरज की ओर कदम बढ़ाया। माया उसके बीच में आ गई। अपनी तलवार से एक तेज वार किया। तलवार वनगर्द की बाहर आ लगी, लेकिन सिर्फ एक खरोंच ही लगी। वनगर्द ने गुस्से में गर्जना करते हुए अपना भाला उठाया। भय के क्षण में नीरज ने सोचा नहीं। उसने अपनी थैली खोली और एक मुट्ठी नींद बूटी के बीज उठाए। वह जानता था कि वनगर्द प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं।
उसने बीजों को जोर से जमीन पर फेंका और अपनी सारी इच्छा शक्ति को केंद्रित करते हुए सोचा, ओगो शांति दो। कुछ नहीं हुआ। वनगर्दा का भाला नीचे आ गया। माया कुशलता से कूदकर बच गई, लेकिन फिर जहां बीज गिरे थे वहां से छोटे छोटे अंकुर फूटे और पल भर में ही घनी सुगंधित लताएं फैल गईं। सीधे वनगर्द के पैरों के चारों ओर लताओं ने उसे जकड़ लिया, उसके पैरों में लिपट गईं। वनगर्द हैरान रह गया। उसकी गर्दन कम हुई, उसकी हरी आंखें नीरज की ओर देखने लगी, जैसे पहचान रही हो। रुको! एक गूंजती हुई आवाज दर्रे में गूंजी। सब लोग रुक गए। एक वृद्ध वनगद जिसकी छाल पर जटिल नक्काशी थी और उसके सिर पर सींगों जैसी टहनियां थी, आगे बढ़ा। उसकी नजर सीधी नीरज पर टिकी थी। तू तू वो है जो पौधे से बात करता है, वृद्ध वनगद ने गहरी पृथ्वी जैसी आवाज में कहा। तूने हिंसा का प्रयोग नहीं किया, तूने जीवन दिया। उसने उस वनगद की ओर इशारा किया जो अभी भी सुगंधित लताओं में फंसा था, लेकिन अब शांत था। मैं सिर्फ शांति चाहता था, नीरज ने कहा। उसका दिल धड़क रहा था। वृद्ध ने उस पर गौर से देखा, फिर माया और उसके भयभीत सैनिकों की ओर। ये लोग विनाश लाते हैं, लेकिन तू तू अलग है। उसने एक निशाने की ओर इशारा किया, वह 3 पत्तों वाला चिन्ह जो नीरज ने पत्थर पर देखा था, अब वृद्ध वनगद के माथे पर चमक रहा था। यह चिन्ह हरित बंधु का है, वन के सच्चे मित्र का। तू जा सकता है। लेकिन ये सैनिक, उसकी आवाज में खतरा झलका। उन्हें भी जाने दो, नीरज ने तुरंत कहा। वे सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं, हमें राजकुमारी की जान बचानी है। वृद्ध वनगद कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपना भारी सिर हिलाया। तूने दया दिखाई, जाओ। लेकिन याद रख, वेद, स्वर्णगढ़ में तुम्हारी परीक्षा होगी। वहां का अंधकार, वह तुम्हारे वन की शांति को निगलना चाहता है। उसने पण की ओर देखा, जो अब नीरज के कंधे पर बैठा था। उसकी खाल पर चमकीले हरे और सुनहरे रंग फिर से लौट आए थे, और वह छोटा प्राणी, वह तुम्हारी कुंजी हो सकता है। उसने एक गहरी सांस ली और एक शक्तिशाली ध्वनि निकाली। वनगर्द धीरे धीरे पहाड़ियों में वापस लौट गई, जैसे पत्थरों में विलीन हो गए हैं। माया, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, ने नीरज की ओर एक अजीब नजर से देखा। भय, आश्चर्य और शायद थोड़ी कृतज्ञता। चलो, वह बस इतना ही कह गई। जब वे दर्रा पार कर गई तो उनके सामने विशाल मरुधरा फैली हुई थी, और बहुत दूर क्षितिज पर स्वर्णगढ़ की ऊंची मीनार और दीवारें दिखाई देने लगी थी, जैसे रेगिस्तान में एक विशालकाय सोने का टीला। नीरज ने पीछे मुड़कर अमरवन की ओर देखा, जो अब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वृद्ध की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। स्वर्णगढ़ का अंधकार, वह तुम्हारे वन की शक्ति को निगलना चाहता है। पण ने एक मुलायम सी आवाज की। नीरज ने उसे सहलाया। हाँ मित्र, उसने कहा। परीक्षा अब शुरू होती है। स्वर्णगढ़ दूर से जितना चमकीला दिखता था, उतना ही भयावह। विशाल दीवारें, ऊंचे ऊंचे महल, संकरी गलियां जहां गरीबों की झुग्गियां थीं। हर जगह एक विषमता थी। महल के ऊपर सोने का पानी चढ़ा था, लेकिन नीचे की गलियों में गंदगी और निराशा बसी थी। हवा में धूल, धुएं और सड़े हुए कचरे की दुर्गंध थी। नीरज और पण के लिए, जो अमरवन की शुद्ध हवा के आदी थे, यहाँ दम घोटने वाला था। पण सहमा हुआ था, उसकी खाल का रंग फीका और मटमैला हो गया। महल के भव्य द्वारों से गुजरते हुए नीरज ने सैनिकों, नौकरों और सजे धजे अमीरों को देखा। सब उसे और उसके विचित्र साथी को घूर रहे थे। कुछ की नजरों में उत्सुकता थी, तो कुछ में तिरस्कार। महाराजा वज्रसेन से मिलना और भी भयावह था। वह एक विशाल सिंहासन पर बैठा था। उसके कपड़े बहुमूल्य थे, लेकिन उसका चेहरा कठोर और थका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन और एक गहरी चिंता थी। तू ही है वह वनवेद? वज्रसेन की आवाज गूंजती हुई थी। मेरी लावण्या, वह मर रही है। अगर तू उसे बचा लेगा तो तुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, अगर नहीं। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन खतरा स्पष्ट था।
माया ने नीरज को राजकुमारी के शयन कक्ष की ओर ले चलने के लिए इशारा किया। कमरा विशाल था, महंगे पर्दे और सुगंधित धूप से सजा हुआ, लेकिन हवा में बीमारी की दुर्गंध भी थी। राजकुमारी लावण्या, एक युवती जिसकी उम्र नीरज से कुछ ही कम होगी, बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला, होठ नीले पड़े हुए थे। उसकी सांसें उखड़ी हुई और तेज थीं। उसके हाथों की त्वचा पर विचित्र काले निशान थे, जैसे जले हुए पत्तों की रेखाएं। नीरज ने पर्ण को कमरे के एक कोने में बैठा दिया और राजकुमारी के पास बैठ गया। उसने अपनी उंगलियां उसकी कलाई पर रखीं। स्पर्श करते ही एक ठंडी लहर उसकी उंगलियों से होकर ऊपर चढ़ी। यह सिर्फ बीमारी नहीं थी, यह कुछ गहरा, कुछ दुष्ट था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी समझ को केंद्रित किया। अचानक वह एक दुस्वप्न में खिंच गया। वहां एक सूखे, मुरझाए हुए जंगल में खड़ा था। आकाश खून जैसा लाल था। हवा में जहरीली गंध थी। दूर एक विशाल, टेढ़ा-मेढ़ा पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थीं, लेकिन उसकी शाखाएं सड़ रही थीं। उस पेड़ के नीचे एक काली धुंधली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें चमकती हुई कोयले जैसी थीं। वह आकृति राजकुमारी लावण्या की ओर इशारा कर रही थी, और उसके शरीर से एक हरे रंग की चमक निकलकर उस काली आकृति में खिंची जा रही थी। नीरज झटके से सपने से बाहर आया, पसीने से लथपथ। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, उसने हाँफते हुए कहा। उसके प्राणों को कोई चीज निगल रही है, कुछ अंधकार में। माया जो दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तू क्या कह रहा है? यह बकवास है। नहीं, नीरज ने दृढ़ता से कहा। उसका डर अब क्रोध में बदल रहा था। यह बीमारी नहीं, एक हमला है। किसी ने उस पर टोना टोटका किया है, उसके जीवन स्रोत को चूस रहा है। उसने राजकुमारी के हाथों पर काले निशान दिखाए। ये निशान, ये जीवन के प्रभाव को रोकने वाले बंधन है। वह काली आकृति, उसे याद आई। वह आकृति जो उसके सपने में थी। क्या यही वह अंधकार था जिसकी चेतावनी वृद्ध ने दी थी? तो तू क्या कर सकता है? माया ने पूछा। उसकी आवाज में अब डर साफ था। मुझे समय चाहिए, नीरज ने कहा, और मुझे वन की ताजा वनस्पतियां चाहिए। यहाँ की हवा, यह जहरीली है। मेरी औषधियां इस अंधकार के सामने कमजोर पड़ गई हैं। माया ने झिकते हुए सिर हिलाया। मैं महाराजा को बताऊंगी, लेकिन वह धैर्य नहीं रखते। तू जल्दी कर। वह चली गई। नीरज अकेला रह गया, सिवाय पढ़ के, जो अब राजकुमारी के बिस्तर के पास गया था। वह उसके काले निशान को सूंघ रहा था और फिर एक मुलायम, दुख भरी आवाज कर रहा था। तभी नीरज ने देखा कि जहां पर्ण की पूंछ राजकुमारी के हाथ के पास आई, वह काले निशान थोड़े फीके पड़ गए और उसकी सांसें थोड़ी गहरी हुई। और यह छोटा प्राणी, वह तुम्हारी कुंजी हो सकता है। वर्द के शब्द याद आए। पर्ण, नीरज ने पुकारा, क्या तू क्या तू उस अंधकार को दूर कर सकता है? पर्ण ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपनी पूंछ को और करीब लाया, उसे राजकुमारी के हाथ पर रखा। पूंछ की लता हल्की सी चमकी। काले निशान और भी फीके हो गए, लेकिन फिर पर्ण थक गया। लगा उसकी चमक मंद पड़ गई। यह काम कर रहा था, लेकिन पर्ण के लिए यह बहुत कठिन था। नीरज को ताजा वनस्पतियों की सख्त जरूरत थी। उनकी शुद्ध जीवन शक्ति से ही वह पर्ण की मदद कर सकता था और इस अंधकार का सामना कर सकता था। रात में जब महल सो रहा था, नीरज खिड़की से बाहर झांका। नीचे महल के बगीचे थे, लेकिन वे भी उदास और बनावटी लग रहे थे। फिर उसकी नजर महल की पश्चिमी दीवार से सटे एक पुराने अपेक्षित हिस्से पर पड़ी। वहां खंडरों के बीच जंगली पौधे उग आए थे, घास, छोटी झाड़ियां। यह काफी नहीं था, लेकिन शायद कुछ तो मदद मिली। वह चुपचाप अपने कमरे से निकला। पर्ण उसके पीछे पीछे। महल के गलियारे सुनसान थे। वह पश्चिमी विंग की ओर बढ़ा। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर छायाएं लहराने लगी, जैसे उनमें जान आ गई हो। वह खंडरों तक पहुंच गया। यहाँ कुछ जंगली तुलसी, दूब घास और एक सूखा हुआ नीम का पेड़ था। वह जमीन पर बैठ गया। उसने तुलसी की कुछ पत्तियां तोड़ी। उसने उन्हें अपनी हथेलियों के बीच रगड़ा, उसकी सुगंध को महसूस किया। फिर उसने अपने तांबे के कड़े को छुआ और अपना ध्यान केंद्रित किया। वन की शक्ति,
मेरी सहायता करो, इस जीवन को साझा करो। फिर उसके हाथों के नीचे की मिट्टी हल्के से हिली। तुलसी की पत्तियां चमक उठी और उनसे एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी उसकी उंगलियों में समा गई। नीरज ने एक ऊर्जा का संचार महसूस किया, कमजोर लेकिन वास्तविक। तभी एक कर्कश हंसी गूंजी। वनस्पति का जादूगर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र जगह पर? नीरज ने सिर उठाया। खंडरों की छाया में एक आदमी खड़ा था। वह लंबा दुबला पतला था। उसने महल के पुरोहितों जैसा लबादा पहना हुआ था, लेकिन उसका रंग काला था और उस पर लाल रंग के अजीबोगरीब चिन्ह बने थे। उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी काली गड्ढे जैसी थी। उसके हाथ में एक लंबी काली लकड़ी की छड़ी थी, जिसके सिरे पर एक बंद मुट्ठी जैसा काला क्रिस्टल जड़ा हुआ था। तुम तुम कौन हो? नीरज ने पूछा। मैं हूं कालपाश, आदमी ने कहा। उसकी आवाज में सर पर दौड़ते कीड़ों जैसी फुसफुसाहट थी। महाराजा के आध्यात्मिक सलाहकार, और तुम वन का कीड़ा। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी हरकतें अवांछित हैं। उसकी नजर नीरज के चमकते हुए हाथों पर गई, फिर पर्ण पर, जो अब गुर्रा रहा था। उसकी खाल पर रंग गहरे लाल हो गए थे। तुम्हारा ही काम है यह, नीरज ने गुस्से से कहा। उसका डर गायब हो गया। तुमने ही राजकुमारी पर जादू किया है। तुम उसका जीवन चूस रहे हो। कालपास की आंखों में एक हरी चमक कौंधी। बुद्धिमान हो तुम वैद, लेकिन मूर्ख भी। स्वर्णगढ़ को कोई नई शक्ति चाहिए। उसकी समृद्धि फीकी पड़ रही है। राजकुमारी का जीवन एक छोटी सी कीमत है, एक बड़े उद्देश्य के लिए। और तुम्हारा वन, उसकी प्राचीन शक्ति, वह अगला पायदान होगी। उसने अपनी काली छड़ी उठाई। छड़ी के सिरे पर क्रिस्टल चमका, एक घटिया बैंगनी रोशनी छोड़ते हुए। पण सावधान, नीरज चिल्लाया। कालपास ने छड़ी को ताना। कालपास ने छड़ी को ताना। क्रिस्टल से एक गहरे बैंगनी रंग की किरण निकली, सीधे नीरज की ओर। नीरज ने सहज रूप से अपनी हाथ आगे की, जहां तुलसी की पत्तियों की चमक अभी भी बाकी थी। एक हरे रंग की चमक उसकी हथेलियों से फूटी, उस बैंगनी किरण से टकराई। एक चिंगारी फूटी। नीरज को एक झटका लगा। वह पीछे की ओर लुढ़क गया। उसका हरित प्रकाश क्षीण था। काल पास का अंधकार अधिक शक्तिशाली, लेकिन उसने उसे रोक दिया था। दिलचस्प, कालपास ने खिसियाकर कहा। लेकिन तुम सिर्फ एक बच्चे हो, जो खिलौनों से खेल रहा है। उसने छड़ी फिर से उठाई। तभी पर्ण छलांग लगाकर आगे आया। उसने तीखी, कंपन भरी चीख लगाई, जो हवा में कांटे की तरह चुभी। उसकी पूंछ की लता तेजी से बढ़ी और उसने एक चमकीली हरी रोशनी की चिंगारी कालपास की ओर फेंकी। यह उसे चोट नहीं पहुंचा सका, लेकिन कालपास को झुकना पड़ा। उसी पर नीरज ने जमीन पर एक मुट्ठी धूल उठाई और कालपास के चेहरे पर फेंक दी। कालपास चिल्लाया। वह अस्थायी रूप से अंधा हो गया। चलो पर्ण, नीरज चिल्लाया, और वे दोनों अंधेरे गलियारे से भाग निकले। उनके पीछे कालपास का गुस्से से भरा सांप गूंज रहा था। तुम भाग नहीं सकते, वनस्पति का वीर। स्वर्णगढ़ अब तुम्हारा कारागार है, और तुम्हारा वन जल्द ही राख हो जाएगा। नीरज अपने कमरे में सुरक्षित पहुंचे, दरवाजा बंद कर दिया। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। राजकुमार की बीमारी, वृद्ध की चेतावनी, अमरवन के लिए खतरा, सब कालपास के अंधकार में लालच की वजह से था। और महाराजा, क्या वह इस सबसे अनजान था, या फिर वह इसका हिस्सा था? नीरज ने खिड़की से बाहर देखा। अमरवन की ओर दूर आकाश में उसे एक लाल चमक दिखाई दी, जैसे आग की लपटें। वह लाल चमक आग ही थी, अमरवन के किनारे पर लगी आग। कालपास की धमकी सच हो रही थी। नीरज का दिल टूट गया। उसका घर, उसके मित्र, उसकी दुनिया जल रही थी, और वह यहाँ पत्थरों के पिंजरे में फंसा हुआ था। पड़ चीख रहा था। उसकी खाल पर रंग की आग की तरह लाल और नारंगी हो गए थे, जैसे वह दूर से ही दर्द महसूस कर रहा हो। हमें यहाँ से निकलना होगा पण, नीरज ने जोर से कहा, आंसुओं को रोकते हुए। हमें अमरवन जाना होगा। हमें उनकी मदद करनी होगी। लेकिन कैसे? महल सैनिकों से भरा हुआ था। माया और उसके लोग शायद अब उस पर शक करते थे, और कालपास तो उसकी तलाश में ही होगा। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। नीरज सतर्क हो गया। कौन है? खोलो नीरज, यह मैं हूँ, माया। आवाज में अजीब सी जल्दबाजी थी। नीरज ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। माया अकेली थी। उसका चेहरा गंभीर था।
उसकी आंखों में वह ठंडी चमक नहीं थी, बल्कि एक दर्द था। मैंने देखा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आकाश में लपटे, अमरवन की ओर। उसने पल भर रुककर देखा, और मैंने तुम्हें और उस जानवर को कालपास के साथ झगड़ते देखा। नीरज की सांसें रुक गईं। तुमने तुमने देखा? हाँ, माया ने कहा। मैं तुम पर नजर रख रही थी। कालपास वह शैतान है। वह महाराजा को जादू से प्रभावित करता है। लावण्य, वह मेरी उसकी आवाज भर गई। वह मेरी बहन है। एक ही माँ, अलग बाप। महाराजा को नहीं पता। कालपास ने उसे मारने की धमकी दी है, अगर मैंने कुछ कहा तो। यह सुनकर नीरज को झटका लगा। माया और लावण्य बहनें थीं। यही वजह थी उसके चेहरे पर एक दर्द और राजकुमारी के प्रति उसकी चिंता का। वह लावण्य का जीवन खत्म कर रहा है, नीरज ने जल्दी से कहा। और वह अमरवन को नष्ट कर रहा है। उसकी जीवन शक्तियों को चुराने के लिए हमें रोकना होगा। हमें अमरवन जाना होगा, नीरज ने दृढ़ता से कहा। वहां की शक्ति ही कालपास का विरोध कर सकती हैं। मुझे ताजी वनस्पतियां चाहिए। मुझे वनगत चाहिए। पण उन्हें समझा सकता है, और शायद हम लावण्य को बचा सकते हैं, अगर हम कालपास को रोक दें। माया कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपनी तलवार की मुठ कसकर पकड़ी। तुम्हारे पास कोई योजना है, वैद? हाँ, नीरज ने कहा। उसके मन में एक विचार रौंदा था। लेकिन इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए, और हमें जल्दी करना होगा। माया के नेतृत्व में वे तीनों महल के गुप्त रास्तों से होते हुए बाहर निकल गए। ये रास्ते माया को उसके पिता, एक पूर्व सैनिक अधिकारी ने बताए थे। बाहर शहर में हड़कंप मचा हुआ था। लोग अमरवन की ओर उठते हुए धुएं के गुब्बारों को देख रहे थे। कालपास ने ये सब कैसे किया? नीरज को डर था कि शायद उसने उसी तरह के अंधकार में जादू का इस्तेमाल किया, जैसा उसने राजकुमारी पर किया था। उन्होंने घोड़े लिए और अमरवन की ओर दौड़ पड़े। जैसे जैसे वे पास आते गए, आग की भयानकता स्पष्ट होती गई। पेड़ जल रहे थे, जानवर भाग रहे थे, हवा में राख और दर्द की गंध थी। नीरज का गला भर आया। वे आग की लपटों के किनारों पर पहुंचे। गर्मी तीव्र थी। तभी उन्हें लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। आग के बीच वनगद लड़ रहे थे, लेकिन उनके विरुद्ध सिर्फ आग नहीं थी, काले धुंधले प्राणी, जैसे जलती हुई छायाएं, आग में से निकलकर वनगद पर हमला कर रहे थे। ये कालपास के अंधकार में जादू से बने प्राणी थे। वृद्ध वनगद, जिसका नाम नीरज को पता चला था, पत्थर मूल, अपने साथियों का नेतृत्व कर रहा था। वह थका हुआ लग रहा था। उसकी छाल पर जले हुए निशान थे। पत्थर मूल, नीरज चिल्लाया। वृद्ध वनगद ने मुड़कर देखा। हरित बंधु, तुम लौट आए। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। यह अंधकार, यह बहुत शक्तिशाली है। नहीं, नीरज ने दृढ़ता से कहा। हम इसे रोक सकते हैं। मुझे वन की ताजा जड़ चाहिए, और तुम्हारी मदद। तभी एक विशाल जलती हुई छाया उन पर झपटी। माया चीखी। उसकी तलवार उस प्राणी के शरीर से होकर निकल गई, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंची। पर तेजी से आगे और बढ़ा। उसने अपनी पूंछ को झटक दिया, और उसमें से चमकीले हरे बीजों की बौछार निकली। बीज जहां भी गिरे वहां छोटे छोटे हरे अंकुर फूटे, जिनसे एक शीतल सुरक्षात्मक प्रकाश निकलने लगा। जलती हुई छाया इस प्रकाश के सामने पीछे हट गई, गुस्से में चीखती हुई। देखा, नीली ने पत्थरमूल से कहा। पर्ण की शक्ति और वन की शक्ति, वे इस अंधकार का विरोध कर सकती हैं। मुझे संजीवनी वृक्ष चाहिए। क्या वह सुरक्षित है? संजीवनी वृक्ष का अमरवन का हृदय था। संजीवनी वृक्ष अमरवन का एक हृदय था, एक प्राचीन वृक्ष, जिसकी जड़ों में अथाह जीवन शक्ति थी। पत्थरमूल ने दुखी सिर हिलाया। वह जल रहा है, हृदबंधु। अंधकार की छायाएं उसे घेरे हुए हैं, तो हमें उन्हें बचाना होगा, अंग्रेज ने कहा। अगर वह बच गया, तो हम पूरे वन को बचा सकते हैं, और शायद राजकुमारी को। माया ने तलवार तान ली। बताओ क्या करना है। योजना सरल लेकिन खतरनाक थी। पत्थरमूल और वनगद जलती हुई छायाओं को रोकेंगे और रास्ते बनाएंगे। माया अपनी तलवार से उन छायाओं को विचलित करेगी, जो पर्ण के प्रकाश से दूर रहे। नीरज और पर्ण सीधे संजीवनी वृक्ष की ओर जाएंगे। लड़ाई भयानक थी। गर्मी असहनीय थी। धुआं सांस लेने में दिक्कत कर रहा था। वनगत पीछे हट रहे थे। माया के कपड़े जल चुके थे। उसके हाथ में छाले पड़ गए, लेकिन वह आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वह संजीवनी वृक्ष के पास पहुंचे। विशाल वृक्ष अभी भी खड़ा था, लेकिन उसकी जड़ें जल रही थीं।
और उसके चारों ओर सबसे बड़ी और सबसे भयानक जलती हुई छायाएं मंडरा रही थी। पर्ण थक चुका था। उसकी चमक मंद पड़ रही थी। अब पर्ण, नीरज चिल्लाया। पर्ण ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई। उसने अपनी पूंछ ऊपर उठाई और उसमें से एक चमकीली हरी किरण निकाली, जो सीधे संजीवनी वृक्ष की जड़ों में जाकर समा गई। वृक्ष हल्के से हरा हुआ। नीरज ने अपनी थैली खोली। उसमें सिर्फ एक चीज बची थी, अश्वगंधा का अर्क। यह उसकी सबसे शक्तिशाली औषधि थी, जीवन शक्ति और साहस देने वाली। वह जानता था कि यह एकमात्र चीज है जो वृक्ष को तुरंत शक्ति दे सकती है। वन के हृदय सुनो, वह चिल्लाया। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति देता हूँ, जागो। अपने बचाव के लिए लड़ो। उसने अर्क की सारी बूंदें सीधे वृक्ष की जलती हुई जड़ों में डाल दी। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर एक गहरी कंपन भरी ध्वनि जमीन के भीतर से उठी। संजीवनी वृक्ष चमक उठा। एक शक्तिशाली हरा प्रकाश उसकी जड़ों से निकला, जो सभी दिशाओं में फैल गया। जहां भी वह प्रकाश गया, आग शांत हो गई। जलती हुई छायाएं चीखी और धुएं में उड़ गई। जले हुए पेड़ों से नए अंकुर फूटने लगे। हवा में फिर से जीवन की सुगंध भर गई। वनगध जय जयकार करने लगे। माया थक कर चूर मुस्कुराई। पर्ण ने एक कमजोर लेकिन खुशी भरी आवाज निकाली और नीरज की बाहों में गिर गया, बेहोश हो गया। लेकिन जीत पूरी नहीं हुई थी। दूर स्वर्णगढ़ में महल के सबसे ऊंचे टावर पर कालपास खड़ा था। उसने अमरवन की ओर उठती हुई रोशनी देखी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। तुमने कुछ नहीं जीता वनस्पति के वीर, वह फुसफुसाया। राजकुमारी अभी भी मेरी पकड़ में है और उसके प्राणों के बिना तुम्हारा वन फिर से मुरझा जाएगा। अब हमारी असली लड़ाई शुरू होती है। उसने अपनी काली छड़ी उठाई और उसके क्रिस्टल से एक बैंगनी किरण निकाली, सीधी राजकुमारी लावण्या के शयन कक्ष की ओर। कमरे में बिस्तर पर पड़ी राजकुमारी की सांसें और तेज हो गईं और उसके शरीर पर काले निशान गहरे हो गए। उसकी एक हल्की सी करहा निकली। नीर ने दूर कालपास की आकृति देखी। उसे महसूस हुआ कि आग तो सिर्फ एक व्याकुलता थी। असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। एक युद्ध जो राजकुमारी के प्राणों पर, अमरवन की आत्मा पर और उसकी खुद की क्षमताओं पर लड़ा जाएगा। वह जानता था कि उसे स्वर्णगढ़ लौटना होगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ थे पर्ण, माया और अब पूरा अमरवन, जागृत, क्रोधित और अपने हरित बंधु के पीछे खड़ा हुआ। उसने पर्ण को गले लगाया और जब उसने कहा, चलो मित्र, अब हमें स्वर्णगढ़ को बचाना होगा,